नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद एकेडमी शामली पर। फ्रेंड्स, यदि आप पूरे SD यादव मैथ्स को बिना एक्स माने और बिना फॉर्मूला के सोल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं SD यादव मैथ्स के साधारण ब्याज की क्लास नंबर 6। इससे पहले मैं आपको 5 क्लास दे चुका हूं एक्सरसाइज की और 2 क्लास दे चुका हूं एग्जाम्पल। सवाल नंबर 60। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है। साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं तो मान लेंगे मूलधन रहा होगा अपने आप में 100%। और जब मूलधन अपने आप में 100% था, इसने कहा वो धनराशि 10 वर्ष में अपने की दोगुनी। दोगुनी का मतलब हुआ जो 100% मूलधन था ये 200% हो गया। और 200% जो होगा वो हमारा मिश्रधन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 10 साल की ब्याज भी शामिल होगी। और 200% ये हमारा मिश्रधन हुआ। और अगर इस 200% मिश्रधन में से मैं 100% मूलधन निकाल दूं तो हमारी 100% ब्याज बचेगी जो कि 10 वर्ष में लगी होगी। अब ये जो 100% ब्याज लगी है 10 वर्ष में लगी। इसके बाद इसने कहा उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। यानी मूलधन 100% था, 3 गुना होने में अर्थात 300% मिश्रधन होने में कितना समय लगेगा। अब जरा देखिए फ्रेंड्स, 300% मिश्रधन में से यदि मैं 100% मूलधन निकाल दूं तो 200% ब्याज लगेगी। तो सवाल हमारा बना कि 200% ब्याज कितने समय में लगेगी। फ्रेंड्स देखिए, जब 100% ब्याज 10 वर्ष में लगेगी तो 200% ब्याज कितने में 10 बटे में चला जाएगा 100 गुना 200 अर्थात 20 वर्ष में लगेगी। आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 61। एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, राशि दिया नहीं अपने आप में मान लेंगे रहा होगी 100%। जब 100% धनराशि रही होगी उसने कहा 7 वर्ष में दोगुनी। कहने का मतलब जो 100% हमारा मूलधन था वो 7 वर्ष में दोगुना हो गया। दोगुना जो होगा वो हमारा मिश्रधन होगा। क्यों? क्योंकि 7 वर्ष में उसमें ब्याज भी तो लगी तभी तो दोगुना हुआ। तो इस 200% मिश्रधन में से यदि मैं 100% मूलधन निकाल दूं तो 100% ब्याज लगेगी। कहने का मतलब ये 100% ब्याज हमारी 7 वर्ष में लगी है। अब सवाल में कहा गया है, कह रहा कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। जरा देखिएगा, 5 गुनी का मतलब मिश्रधन 500% हो जाएगा। अब जब 500% मिश्रधन में से 100% मूलधन निकालेंगे तो 400% ब्याज बचेगी। तो सवाल हमारा ये बना कि 400% ब्याज कितने साल में लगेगी। तो हम कहेंगे 100% ब्याज बराबर लगती है 7 वर्ष में, 400% लगेगी बराबर 7 बटे में चला जाएगा 100 और गुना 400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 7 चौक 28 वर्ष हो जाएगा। सवाल नंबर 62। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी हो जाती है तो वही राशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा, राशि दिया नहीं तो मान लेंगे अपने आप में रहा होगा 100% हमारा मूलधन। और इसने कहा 7 वर्ष में सरल ब्याज से अर्थात साधारण ब्याज से 2 गुनी। तो जो 2 गुनी का मतलब ये जो मूलधन है 100% ये 2 गुना हो जाएगा यानी 200% हो जाएगा। और ये 200% जो है ये मिश्रधन है क्योंकि इसमें 7 वर्ष की ब्याज शामिल है। और अगर मैं इस 200% मिश्रधन में से 100% मूलधन निकाल दूं तो ब्याज आ जाएगी 100%। कहने का मतलब ये जो 100% ब्याज लगी है 7 वर्ष में लगी है। अब सवाल पूछा गया है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब 400% मिश्रधन हो गया क्योंकि 100% मूलधन था। 4 गुने का मतलब 400% मिश्रधन हो गया। अगर इस 400% मिश्रधन में से मैं 100% मूलधन निकाल दूं तो 300% ब्याज लगेगी। अब सवाल हमारा बना कि 300% ब्याज कितने साल में लगेगी। जब 100% ब्याज 7 वर्ष में लगती है तो 300% ब्याज 7 बटे में चला जाएगा 100 और गुना 300
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 7 के 3 में गुना करेंगे 21 वर्ष आ जाएगा हमारा आंसर। सवाल नंबर 63, इसने कहा कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी? चौगुनी का मतलब 4 गुनी। जरा देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया नहीं तो मानेंगे अपने आप में रहा होगा 100%। इसने कहा 20 वर्ष में 2 गुनी, कहने का मतलब हुआ ये जो 100% मूलधन है ये 2 गुना हो गया, अर्थात 200% हो गया। अब ये जो 200% है ये मिश्रधन हुआ 20 वर्ष का। अब 20 वर्ष की ब्याज शामिल है इस मिश्रधन में 200% में। अगर मैं इस 200% में से 100% मूलधन निकाल दूं तो ब्याज आ जाएगी 100%, यानी ये 100% ब्याज 20 वर्ष में लगेगी। अब जो सवाल पूछा गया है वो कहा कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। चौगुनी का मतलब 100% मूलधन था, चौगुनी का मतलब 400% मिश्रधन हो जाएगा। अब 400% मिश्रधन में 100% मूलधन है, अगर इस 400% मिश्रधन में से 100% मूलधन निकालेंगे तो 300% ब्याज बचेगी। सवाल में यही पूछा गया है कि 300% ब्याज कितने वर्ष में लगेगी। जब 100% ब्याज 20 वर्ष में लगती है तो 300% ब्याज 20 बटे में चला जाएगा 100 और गुना आ जाएगा 300। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 की 3 में गुना करेंगे, समय आ जाएगा 60 वर्ष। यही आंसर होगा। सवाल नंबर 64, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x अनुपात y बराबर क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मूलधन दिया x रुपए, ब्याज के दर दी a% यानी a/100, समय कितना दिया m, तो मूलधन गुना दर और गुना समय। इतना ही इसने कहा मूलधन दिया y रुपए, ब्याज की दर a² % यानी a²/100 गुना समय m² गुना m² यानी मूलधन गुना दर गुना समय। तो ये भी ब्याज और ये भी ब्याज दोनों बराबर है। अब जब दोनों बराबर है कैलकुलेशन करनी है। यहाँ a² है, इस घात से ये a कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, m² है, इस स्क्वायर से ये m कैंसिल हो गया, तो इधर तो सारा कैंसिल हो गया, बचा कितना x बराबर y गुना इधर कितना बचा a और इधर कितना बचा m, यानी a गुना m, am। अब x अनुपात y निकालना है तो गुना की वैल्यू दूसरे की वैल्यू, कहने का मतलब हुआ ये जो am है ये a का वैल्यू है, x का वैल्यू है, और इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब इधर 1 बचा है, तो ये किसकी y का वैल्यू है। तो x अनुपात y बराबर am अनुपात 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। सवाल नंबर 65, एक व्यक्ति 3 भिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज का धन का निवेश करता है। प्रत्येक स्कीम के पूरा करने पर उसे उतनी ही राशि मिलती है, उसके निवेश का अनुपात क्या है? देखिए फ्रेंड्स, मूलधन तो दिया नहीं, मान लेंगे मूलधन रहा होगा अपने आप में 100%। अब इसने ये कहा कि पहले निवेश पर जो ब्याज लगी वो 10% वार्षिक है। साधारण ब्याज है, इसका मतलब 1 साल में 10% लगेगी, और जो पहला निवेश है वो 6 वर्ष के लिए रखा गया है, तो 1 साल में 10% ब्याज लगी, तो 6 साल में 10 का 60% ब्याज लगेगी, कुल ब्याज आ गई 60%। दूसरा निवेश पर जो ब्याज लगी 12% वार्षिक, इसका मतलब 1 साल में 12% लगी है, समय दिया 10 वर्ष, तो 12 दिसम 120% हो जाएगी, कुल ब्याज आ गई 120%। जो तीसरा निवेश है उस पर ब्याज की दर 15% वार्षिक है, यानी 1 साल में 15% लगेगी, तो समय दिया 12 साल, तो 15-12 180% कुल ब्याज लगेगी। उसने कहा उतनी ही राशि मिलती है, यानी तीनों पर बराबर ब्याज मिलती है, यानी कहने का मतलब 60% ब्याज पहले भाग पर, 120% ब्याज दूसरे भाग पर, 180% ब्याज तीसरे भाग पर, और तीनों का मान बराबर है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार तीनों का मान बराबर होता है तो इस पूंजी को, इस ब्याज को 1 के बटे में रखेंगे सभी को, और इसका एग्जैक्ट रेशियो निकालेंगे एलसीएम लेकर के। जरा देखिएगा,
इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 120, 180। पहले तो इन्हें डिवाइड कर लेंगे, परसेंट से तो परसेंट चला गया, 60 से 60 गया एक बार, 120 गया दो बार और 180 गया तीन बार। अब 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। अब इनका आधार बराबर करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, 1, 2 और 3 का आ जाएगा 6। अब 1 से 6 गया कितनी बार, 6 बार, 6 कम 6। 2 से कितने बार गया, 2 से चला जाएगा 6 कितनी बार, 3 बार, 3 कम 3। 3 से 6 चला जाएगा 2 बार, 2 कम 2। यानी ये जो 6 लिया था हमने एलसीएम लिया था केवल आधार बराबर करने के लिए, अनुपात पूछा है तो हमारा अनुपात आ जाएगा 6:3:2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 66, इसने कहा 12,000 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.5 वर्षों के 16% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। पहले भाग और दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज हमारी साधारण है तो एक साल में यदि 12% ब्याज लगती है तो 3 साल में 12 या 36% ब्याज हो जाएगी। कहने का मतलब पहले भाग का 36% कुल ब्याज हो गया। अब दूसरा भाग पर ब्याज 16% वार्षिक है और समय दिया 4.5 साल। जब एक साल में 16% लगेगी तो 4.5 साल में 16 चौका 64 और आधे साल की आ जाएगी 8%, 64 और 8 72%, यानी दूसरे भाग का 72% आ जाएगी कुल ब्याज। उसने कहा दोनों का मान बराबर है, अर्थात कहने का मतलब पहले भाग का 36% बराबर हो जाएगा दूसरे भाग का 72%। अब पहले भाग और दूसरे भाग का अनुपात बताना है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 36 से जाएगा 36 ही कम 36 और 36 दूनी 72, यानी पहले भाग का 1 बराबर है दूसरे भाग का 2। गुणा की वैल्यू दूसरे की वैल्यू होता है। कहने का मतलब ये जो 2 है ये पहले भाग का मान है और ये जो 1 है ये दूसरे भाग का मान है, तो पहला भाग अनुपात दूसरा भाग बराबर आ जाएगा 2:1। यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67, पार्थ एक निवेश पर 15% का लाभ अर्जित करता है जबकि एक अन्य निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि उसके ये दो निवेश 3:5 के अनुपात में हो तो उसका कुल मिलाकर हानि का प्रतिशत क्या होगा। पार्थ को एक व्यक्ति है, इसने निवेश किए 3:5 के अनुपात में। जरा देखिए 3:5 है, इसको हम 30 और 50 भी मान सकते हैं, 300 और 500 भी मान सकते हैं, 3000 5000 कुछ भी। रेशियो दिया 3:5। हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए मान लेंगे पहला निवेश 300 रुपये मान लिया, दूसरा निवेश मान लिया 500 रुपये। कुल निवेश टोटल हो गया दोनों मिलाकर 500 और 300 800 रुपये हो गया टोटल निवेश। अब जो पहला निवेश था 300 रुपये, इस पर 15% का लाभ हुआ। जरा देखिए ये अपने आप में 300 रुपये 100% रहा होगा, 15% का लाभ हुआ तो इसका 115% हो गया ये अपने आप में। तो इसका 115% का मतलब 345 हो गया। अब दूसरा निवेश 500 रुपये, ये भी अपने आप में 100% था। अब इसने कहा इसमें 10% की हानि होती है। जब ये अपने आप में 100% था, 10% की हानि का मतलब ये 90% रह गया, तो इसका 90% निकाला, आ गया 450। यानी जो 300 रुपये था वो तो 345 हो गया, जो 500 रुपये था वो 450 हो गया। कुल टोटल निवेश अब कितना हुआ, 345 प्लस 450 यानी 795 रुपये हो गया। अब 795 रुपये जो टोटल निवेश हुआ, पहले कितना था टोटल निवेश 800 रुपये था, अब कितना होगा 795 रुपये होगा। कितने की हानि हुई, 5 रुपये की हानि। अब ये 5 रुपये की हानि है, इसको प्रतिशत में बदलना है। टोटल वैल्यू पहले हमारे पास 800 थी, तो 800 के आधार पर 5 रुपये की हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचेगा 5/8% की हानि हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।